नमस्कार दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार आचार्य चाणक्य ने राजा धनानंद को सिकंदर के विरुद्ध प्रतिकार करने के लिए समझाया बुझाया था। लेकिन राजा धनानंद के तिरस्कार के बाद आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार सर्वप्रथम सिकंदर के प्रतिकार करने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में सिकंदर की हार हुई और उसके बाद चाणक्य ने क्या क्या प्रयास किए। जब मगध राजा धनानंद की ओर से चाणक्य को कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं हुई तो वह निराश तो अवश्य ही हुए, लेकिन अकर्मण्य होकर नहीं बैठे। उन्होंने अपने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह स्वयं ही एक सशस्त्र संगठन खड़ा करके ही रहेंगे देश की सुरक्षा के लिए। इस संगठन में उन्होंने गुरुकुल के छात्रों और अन्य देशभक्त व उत्साही लोगों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया ताकि वह उस सशस्त्र संगठन के द्वारा विदेशी आक्रांता सिकंदर को परास्त कर सके और उसके बाद राजा धनानंद जैसे अयोग्य शासकों को समाप्त करके भारत में योग्य शासकों का राज्य स्थापित कर सकें। ऐसा निर्णय करने के बाद चाणक्य मगध से तक्षशिला की ओर वापस चल पड़े। जैसा कि हम आपको पूर्व के अंकों में ही बता चुके हैं कि उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्य थे। पहला था तक्षशिला, जिस पर आंभी कुमार का शासन था। दूसरा था कैकेय, जिस पर राजा पोरस का शासन था। तीसरा कश्मीर, जिस पर अभिसार लोगों का शासन था। उपरोक्त तीनों राज्यों में से एक तक्षशिला के राजा या शासक आंभी कुमार ने सिकंदर के साथ संधि कर ली थी और उसने सिकंदर का सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि अभिसार लोग जो कश्मीर के थे उन्होंने सिकंदर और पोरस दोनों के प्रति ही मैत्री का भाव रखने का निर्णय लिया। इस प्रकार से राजा पोरस अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने सिकंदर के विरुद्ध प्रतिकार करने का निश्चय किया। सिकंदर के पास हालांकि अपनी ही विशाल सेना थी और उसे राजा आंभी कुमार का भी सहयोग प्राप्त था। उधर पोरस के पास में ज्यादा बड़ी सेना भी नहीं थी, लेकिन सिकंदर के सामने इतना कमजोर होने के बावजूद भी पोरस की सेना तथा उसके प्रकार की नहीं थी। अब भारत देश में आगे बढ़ने के लिए सिकंदर को वितस्ता यानी वर्तमान में झेलम नदी को पार करना जरूरी था। अतः उसने वितस्ता नदी को पार करने के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए सेना के साथ। फिर सिकंदर ने 20 जून 326 ईसा पूर्व की रात्रि को नदी के ऊपरी क्षेत्रों में जाकर के नदी पार करने का निर्णय लिया और अंततः उसने 21 जून 326 ईसा पूर्व की प्रातः को वितस्ता नदी पार कर ही ली। नदी के इस पार राजा पोरस अपनी गज सेना को लेकर यानी कि हाथियों की सेना को लेकर के सिकंदर का प्रतिकार करने के लिए तैयार खड़े थे। अतः जैसे ही सिकंदर ने वितस्ता नदी पार की, वैसे ही तुरंत राजा पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार वितस्ता नदी के इस पार सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में सिकंदर की सेनाओं के बहुत ही भीषण संहार होने के कारण राजा पोरस का मनोबल बढ़ गया और सिकंदर की सेना लहूलुहान हो गई। इसी युद्ध में सिकंदर का सबसे अधिक प्रिय घोड़ा बुसेफेलस भी मारा गया।
इस युद्ध में राजा पोरस की सेना में सम्मिलित हाथियों ने सिकंदर की सेना में भीषण तबाही मचा दी थी। इस प्रकार झेलम यानी वर्तमान में वितस्ता नदी के तट पर महान वीर राजा पोरस ने सिकंदर और उसकी सेना को भीषण युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन सिकंदर को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि राजा पोरस अत्यंत ही महत्वाकांक्षी है और सिकंदर ने उस समय बहुत ही चालाकी से काम लिया और पोरस से कहा कि मैं सिकंदर तो निरंतर युद्ध करने के लिए ही अपने देश से यहां तक आया हूं, अतः यदि अब मुझे क्षमा कर दिया जाए तो मैं भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर युद्ध करूंगा और उन राज्यों को जीतकर आपके अधीन कर दूंगा। इस प्रकार से आप पूरे भारत के सम्राट बन जाओगे। पोरस ने सिकंदर के लेकिन पोरस सिकंदर की गुप्त राजनीति या कूटनीति को समझ नहीं पाए। इसीलिए एक प्रकार से राजा पोरस ने रणभूमि में तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वार्ता के समय पर उसने सिकंदर की शर्तों को मानकर या स्वीकार करके स्वयं ही अपनी विजय को अपनी पराजय में ही बदल डाला था। यह कितनी दुखद बात थी कि भारतीय हिंदू शासक रणभूमि में हुई विजय को अपनी दयालुता के कारण अपनी पराजय में परिवर्तित कर लेने के लिए बेचैन थे या सिकंदर की कूटनीति को समझ पाने में अक्षम थे। पोरस ने संधि कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत में आगे बढ़कर पंजाब के राज्यों में आक्रमण करना शुरू कर दिया। सिकंदर ने कुछ छोटे छोटे गणराज्यों पर आक्रमण करके विजय भी प्राप्त कर ली। इसके बाद सिकंदर विपाशा यानी बढ़ गया। अब तक की सिकंदर की गतिविधियों को चाणक्य ने करीब से समझने का प्रयास किया, कोशिश की। उस समय की परिस्थितियों का समग्र अध्ययन करने के बाद चाणक्य ने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों शीलभद्र आदि को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया। शीलभद्र ने चाणक्य की योजना के अनुसार सिकंदर की सेना का मनोबल तोड़ने और उत्साहहीन करने के लिए सैनिकों के मध्य यानी कि सिकंदर के सैनिकों के बीच में भ्रामक तथा मिथ्या प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत देश के राज्यों को जीत पाना संभव ही नहीं है किसी भी सूरत में। यहाँ का तो मगध राज्य ही इतना अधिक शक्तिशाली है जो अकेला ही पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। मगध की सेना में तो हाथियों की संख्या राजा पोरस की सेना में शामिल हाथियों से भी बहुत अधिक है, कई गुना अधिक है। मगध राज्य के महामात्य का नाम राक्षस ऐसे ही नहीं पड़ा है, बल्कि उनके पास में वास्तविक राक्षसों की भी एक सेना है जो कि मनुष्यों को पकड़कर कच्चा ही चबाकर खा जाते हैं। चाणक्य के शिष्यों के द्वारा फैलाई गई इन भ्रमात्मक अफवाहों का इतना अधिक असर हुआ कि सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लेने का विचार किया। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर आचार्य चाणक्य स्वयं सशस्त्र संगठन खड़ा करने का भी प्रयास कर रहे थे। चाणक्य यह प्रयास तो कर ही रहे थे, वहीं उन्होंने आम जनता का भी यह आह्वान किया कि विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध किए जा रहे हमारे इस संगठन का हिस्सा बनिए ताकि हम विदेशी आक्रांताओं का प्रतिकार आसानी से कर सकें। चाणक्य के आह्वान किए जाने पर आम समाज के काफी अधिक लोग इस सशस्त्र संगठन में शामिल होने लगे। आज के अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि योजना बनाई और अपने द्वारा जीते गए राज्यों का क्या किया। दर्शकों,
हमारा आज का यह अंक यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट करके हमको अवश्य ही बताएं। आपको यह अंक पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, अपनी लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। और हम अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय।